खान एवं खनिज संशोधन विधेयक को लेकर झारखंड में सियासत तेज हो गई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने संसद से पारित इस संशोधन विधेयक को राज्य और देश हित में बताया है। रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में रघुवर दास ने राज्य की गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। उन्होंने आरोप लगाया है कि जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के सहयोग से चल रही सरकार संशोधन विधेयक को लेकर जनता के बीच दुष्प्रचार कर रही है और लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। रघुवर दास के मुताबिक संशोधन विधेयक से अवैध खनन पर शिकंजा कसेगा और वैध खनन के जरिए राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने धनबाद, चतरा, दुमका, पाकुड़, रामगढ़ और हजारीबाग समेत कई जिलों में कोयला, बालू और पत्थर के अवैध कारोबार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जा रहा है और झारखंड को लूटखंड बना दिया गया है। रघुवर दास ने खनन प्रभावित जिलों में स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल की स्थिति पर भी सवाल उठाए। साथ ही पीएम जनमन योजना के जरिए जनजातीय क्षेत्रों के विकास का दावा किया। सरकार द्वारा लाया गया खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन बिल 2026 ये राजहित और राष्ट्रहित है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस इसकी गलत व्याख्या कर राज्य की भोली भाली जनता के बीच भ्रम फैला, जिसकी मैं और भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। झारखंड का बच्चा बच्चा जानता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के संरक्षण में धनबाद, बोकारो, चतरा, हजारीबाग, साहेबगंज, दुमका, शिकारीपाड़ा में कोयला, बालू, पत्थर सिंडिकेटों के द्वारा आज पूरे राज्य में लूट मचा। जो लोग चुनाव में जल, जंगल और जमीन का नारा देकर सत्ता के सिंहासन पर बैठे हैं, उन्होंने सत्ता पे आते ही हमारे जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधन को सिंडिकेट के हवाले ही नहीं किया, बल्कि झारखंड की जो संस्कृति है उसको भी विकृत करने का काम, यानी हम कह सकते हैं झारखंड को लूटखंड इन 6 वर्षों में कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी के गठबंधन सरकार ने की। और ये बातें मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ आप सब प्रेस के बंधुओं ने ही समाचार पत्र में लगातार, मैं आपको पेपर कटिंग दिखाते जा रहा हूँ, ये आप ही लोग के समाचार पत्र में कोयले की किस तरह लूट, बालू का अवैध कैसे धंधा, पत्थर का कैसे धंधा, ये सब आपके समाचार पत्र में ये बातें आ गई। और हम ये भी जानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव पत्थर के अवैध खनन में 1.5 साल बुधवार जेल में थे। संताल के कांग्रेसी मंत्री इसी पत्थर बालू की दलाली और कमीशन खोरी के चक्कर में वो भी जेल में थे। मैं डंके की चोट पे कहता हूं या कहना चाहता हूं, यह संशोधन झारखंड के हित के खिलाफ नहीं, बल्कि ये हमारे झारखंड को उसकी खनिज संपदा, लीगल माइनिंग को पारदर्शी बनाने के पक्ष में उठाया गया कदम। और सवाल केवल
1100 करोड़ रुपए की शेष का नहीं। असल सवाल यह है, क्या हम वित्तीय अनिश्चितता, फिजिकल अनसर्टेनिटी का माहौल बनाकर राज्य में आने वाले बड़े निवेश, अधिक उत्पादन, रोजगार और औद्योगिक क्रांति का रास्ता रोक रहे, जबकि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन विदेश से लेकर देश तक रोड शो किए और बड़े बड़े बातें समाचार पत्र में आए, कितने निवेश आने वाले। ये सब बातें राज्य सरकार झारखंड की जनता से छिपाती है कि माइनिंग सेक्टर के कुल टैक्स और वैधानिक भुगतान, स्टैट्यूटरी पेमेंट का लगभग 90% सीधा हिस्सा राज्यों को जाता है। ये बात फिर मैं कह रहा हूं, माइनिंग सेक्टर के कुल टैक्स और वैधानिक भुगतान का लगभग 90% राज्यों को जाता है, मिलता है, और ये व्यवस्था आगे भी बिना किसी रुकावट के जारी है। मैं आपको माध्यम से सरकार को ये भी बताना चाहता हूँ, आजादी के बाद देश में पहली बार आदरणीय मोदी जी ने 2015 में रॉयल्टी के अतिरिक्त खनन प्रभावित जिलों के विकास के लिए डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड 30% अतिरिक्त, रॉयल्टी से अतिरिक्त 30% राशि देने की व्यवस्था की। साथ में पीएम जनधन योजना, जो आदिम जनजाति है, उसके विकास, उसके घर घर तक पेयजल, सड़क, रोजगार के हेतु अलग से व्यवस्था मोदी सरकार ने। और ये जो हमारे खनिज संपदा अधिकांश जनजाति क्षेत्र में, और इसी को ध्यान में रखकर मोदी जी ने 30% डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड पे खर्च करने का, ताकि हमारे जनजाति समाज का विकास हो सके, खनिज संपदा का वास्तविक लाभ स्थानीय लोगों तक पहुंचाना। झारखंड सरकार राज्य के राजस्व के लिए कितनी चिंतित है, इससे साबित होता है कि भारत सरकार द्वारा राज्य में 34 कोल ब्लॉक की मंजूरी मिली हुई है। मंजूरी मिलने के बाद भी अब तक केवल 4 कोल ब्लॉक ही चालू हो पाए। 30 कोल ब्लॉक को राज्य सरकार ने अभी तक चालू नहीं किया। स्थिति ये है कि आज अस्पतालों में दवा नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में पीने का पानी नहीं, चाईबासा में लोग लाल पानी पी रहे, धनबाद में काला पानी पी रहे। जब हमारी सरकार थी तो हमने दोनों जगह के डिस्ट्रिक्ट डीसी को आदेश दिया था कि पूरा डिस्ट्रिक्ट माइनिंग का फंड चाईबासा में शुद्ध पेयजल पीने के लिए खर्च हो, धनबाद में भी काला पानी लोग ना पिए, वहाँ भी हमने निर्देश दिया था, और बहुत सारी योजनाएं उन क्षेत्रों में चल रही। हमारा हमेशा से मानना रहा कि जनजाति समाज डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड राज्य के वैध राजस्व की पूरी सुरक्षा होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड की खनन क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के मूलभूत आधारभूत संरचना पर खर्च की जानी चाहिए, लेकिन इस सरकार ने कुछ नहीं किया। और समाचार पत्र में आप दिखाते हैं साहेबगंज, जो मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र का जिला है,
मैंने समाचार पत्र में देखा था किस तरह हमारा आदिवासी संथाल समाज के लोग नाले का पानी टीवी में भी मैंने देखा, किस तरह एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण खाट में लोग मरीज को लेके जा रहा है, रास्ते में ही उनका देहांत हो रहा है। बहुत सी हमारी बहनें डिलीवरी दूर में रहने के कारण डिलीवरी में भी बच्चे दोनों की मृत्यु हो जाती है। अस्पतालों में उपकरण नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, जनता बुनियादी सुविधा के लिए तरस। इतने ही नहीं, सरकार की सरपरस्ती में चल रहे अवैध धंधों के कारण जो वैध खनन है, लीगल माइनिंग का भारी नुकसान हुआ। सरकारी आंकड़ों के वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही अप्रैल जुलाई में जहां कोयले का उत्पादन लगभग 44 मिलियन टन था, तो मैं 24-25 का बात बता रहा हूं। 2025-26 की इसी अवधि में घटकर 37.25 मिलियन टन। ये जो शेष झारखंड सरकार लगाई है अक्टूबर 2024 में हमारा कोल का उत्पादन था 44.78 मिलियन टन। शेष लगाने के बाद 25-26 में ये घटकर 37.25 मिलियन टन था। जबकि लीगल माइनिंग घटेगी तो राज्य का राजस्व अपने आप घटेगा। यदि लीगल माइनिंग आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगी, सप्लाई चेन पारदर्शी होगी, तो अवैध माइंस का प्राइस इंडेक्स कम हो जाएगा। लीगल माइनिंग में रॉयल्टी, नीलामी, प्रीमियम, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड, रोजगार और डाउन स्ट्रीम उद्योग में जो आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी वह इस 1100 करोड़ से कहीं बड़ा झारखंड को लाकर देगा। विगत 6 वर्ष में राज्य में 26 खदानों के पट्टे समाप्त हो गए। यदि सरकार पारदर्शी ढंग से नीलामी करती तो आज राज्य को अरबों रुपये की राशि रॉयल्टी और प्रीमियम मिलता। अभी आयरन ओर में कोई भी ऑक्शन हो तो उसमें प्रीमियम भी मिलेगा, रॉयल्टी भी मिलेगा और डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड का भी राजस्व मिलेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और अवैध खनन पर अंकुश। सरकार बताए इन 6 वर्षों में इस आदिवासी मूलवासी की दशा सुधरी। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का विरोध राज्य के हित में नहीं बल्कि अपने अवैध सिंडिकेट और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और नौकरशाह के धन जो जाती है, तो ये लागू होने से अवैध धंधे बंद होंगे, उसी की छटपटाहट। छात्र और युवाओं एक साथ 6 साल से चल रही है सरकार मुद्दों में ध्यान भटकाने के लिए ये इस तरह का प्रोपेगेंडा राज्य में चला है। लेकिन झारखंड की जनता अब इनके लूट तंत्र को पूरी तरह समझ चुकी है और आने वाले समय में मुंहतोड़ जवाब देगी। एक बात मैं और आपके माध्यम से राज्य की जनता को बताना चाहता हूँ। शेष लगाए जाने के कारण झारखंड का कोयला और लोहा पहले से ही महंगा हो। शेष के कारण लागत दर बढ़ रही है। इससे झारखंड के कोयला लोहा की मांग, वैसे हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जहाँ सस्ता दुकान होगा वहीं जाता है। शेष लगने के कारण हमारा कोयला महंगा हो गया, हमारा आयरन ओर कोयला से ही बिजली प्लांट लगता है, तो कोयला महंगा होगा तो सवारी की बिजली महंगा होगा।
आयरन और महंगा होगा तो लोहा महंगा होगा। उदाहरण के लिए ग्रेड 8 से ग्रेड 12 कोयले की दर झारखंड में 2045 से 3212 रुपया प्रति टन, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में 1514 से लेकर 2681 रुपया प्रति टन के दर से। अब जो झारखंड में जो भी इंडस्ट्री है निवेश वो तो झारखंड का कोयला आयरन प्रोडक्ट है, क्योंकि इतनी महंगा झारखंड तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लेगा। इसी तरह लोहा में ये क्वालिटी की तुलना मैं कर रहा हूँ। झारखंड में प्रति टन 8284 रुपया पड़ेगा, उड़ीसा में 7493 रुपया प्रति टन, छत्तीसगढ़ में 7422 रुपया प्रति टन। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारा जो भारत सरकार ने खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन बिल राज्य की जनता के हित में है, राष्ट्र के हित में है। इसलिए कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी के नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी भोली भाली जनता को भरमाने की कोशिश न करो। 6 वर्ष से आपकी सरकार की चाल चरित्र चेहरा झारखंड की जनता देख रही है।